नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज की इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं पर। आपने अब तक पढ़ा, हमने मापन को पढ़ लिया है और आकलन को पढ़ लिया है। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं पर। आज के इस दौर में ये सबसे यानी कि ज्यादा प्रश्न वाला एक टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि मूल्यांकन की विशेषताएं कितने प्रकार की हैं, कौन सी तकनीकी विशेषताओं में आती है, जिन्हें मैं बात करूं वैज्ञानिक विशेषता कौन सी है, क्या प्रश्न की प्रकृति कहती है कि तकनीकी विशेषताओं में वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, व्यापकता क्या है, विभेदीकरण क्या है, आपकी विश्वसनीयता क्या है, आपका मानक क्या कहता है, उपयोगिता क्या है। सामान्य विशेषताओं में यह सतत चलती है, निरंतर चलती है, क्रमिक होती है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, साक्ष्यों के आधार पर इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इसमें आप लोग ये चीज भी पढ़ेंगे, ज्ञान, भाव और क्रिया जो पक्ष आते हैं। इसके आकलन और मापन दोनों ही हिस्से होते हैं। तो कक्षा की ये चर्चा रहेगी बेहद महत्वपूर्ण, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसमें मैं आज जो बात आपसे करूंगा वो मूल्यांकन की विशेष आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक परीक्षण में पाए जाने वाली कौन सी एक विशेषता है और कौन सी नहीं। तो पहले हम बात करते हैं मूल्यांकन की ऐसी विशेषताओं पर, तकनीकी विशेषताओं पर। तकनीकी कह लो या वैज्ञानिक कह लो। अब जो प्रश्न बनेगा वो दो प्रकार से बनेगा। एक प्रश्न की प्रकृति ये होगी, एक अच्छे परीक्षण में पाए जाने वाली विशेषता है। ऑप्शन देगा चार: वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता और आपका विभेदीकरण या उपर्युक्त। दूसरा वो प्रश्न देगा कि जब एक परीक्षण की उत्तर पुस्तिका की जांच विभिन्न शिक्षकों के द्वारा किए जाने पर परीक्षण में प्राप्त किए गए बालक के अंक और उनका अंतर सदैव समान आए तो परीक्षण का ये गुण क्या कहना। ऑप्शन वैधता, ऑप्शन विश्वसनीयता, ऑप्शन व्यापकता, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। एक परीक्षण का वह गुण है जिसमें क्या समान आ रहे हैं, प्राप्तांक, प्राप्त किए गए अंक, प्राप्तांकों का क्या आना, समान आना। चाहे नोटबुक की जांच मैं कर लूं, आप कर ले या कोई भी व्यक्ति कर ले, बालक के प्राप्त किए गए अंक सदैव समान आए तो वह परीक्षण का गुण क्या वैधता कहलाता है, क्या विश्वसनीयता कहलाता है, क्या व्यापकता कहलाता है, या कोई नहीं। आप उत्तर दीजिए, कौन सा, वैधता, विश्वसनीयता। वैधता तो हम पढ़ चुके हैं, जिस उद्देश्य के लिए बनाएंगे वह उद्देश्य यदि पूरा होगा। हम पढ़ चुके हैं मूल्यांकन अपना सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य। इससे अगली वाली वीडियो में हम ये भी चीज जान चुके हैं कि मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य। जब हमने एक बात की थी, एक महोदय जिसकी मैं दोबारा आपके बीच बात करूं, ब्लूम। ब्लूम एक बात कह रहा था, शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच की, प्रभावशीलता की जांच की जाए। जो शिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षण मतलब सीखने और सिखाने की। गुरुजियों ने कितना सिखाया और आपने कितना सीखा, के लिए गुरुजी आपसे पूछेंगे। तो प्रश्न से ही पता चलेगा, विषय वस्तु आपकी समझ में आई। तो प्रभावशीलता की जांच विलोम कर त्रिकोण के रूप में विलोम मापते हैं। याद रखना, विलोम के त्रिकोण में आप अधिकांशतः वीडियो देखेंगे, किताबों में देखेंगे, यही हम लोग अंतर नहीं कर पाएंगे। नीट 2016 का प्रश्न पत्र
इसका उत्तर हम लोग अपने विकल्प में कि मूल्यांकन को त्रिकोण के रूप में प्रदर्शित तो ब्लूम कर रहा था, लेकिन ब्लूम ने अपने वर्गीकरण का आधार शैक्षिक उद्देश्यों को माना। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जिसे मैं कह रहा था हर्बर्ट स्पेंसर, और वो एक बात कह रहा था कि पाठ योजना में तो मूल्यांकन जुड़ चुका है, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ दिया, शिक्षण उद्देश्य। हम एनसीईआरटी की भी एक परिभाषा इससे अगली वीडियो में पढ़ चुके, 3 बातों की बात करती। शिक्षण के उद्देश्य कितने प्रभावी रहे, अधिगम के अनुभव कितने प्रभावी रहे, और मूल्यांकन के उपकरण हम लोगों ने लिए वो कितने। 3 बात तो यही याद रखना आप लोग, जिस उद्देश्य के लिए कोई चीज बनाए और उद्देश्य की जाए पूर्ति, लेकिन जब प्राप्त किए गए अंक समान आए, रीट 2021 का विवादित प्रश्न, गणना की समरूपता उत्तर नहीं होगा। पीडी पाठक महोदय के अनुसार उत्तर दे रखा है गणना की समरूपता, जहां गिनती समान है। गिनती किन की? मतों की, व्यक्तियों की, लोगों की या समुद्रों की? किनकी गिनती? गिनती यहां है केवल प्राप्तांक। वो शब्द होते हैं पूर्णांक और प्राप्तांक। इतने में से इतने अंक, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, ये वो संख्या में 10,000 है, और आपने मुझ पर बिना विश्वास किए उन्हें बताओ, और आपने समारा वो 10,000, कोई और दूसरा व्यक्ति समारे तो 10,000। इसलिए प्राप्त किए गए अंक सदैव समान है, याद रखना वो चीज विश्वसनीय। संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे अंदर आ जाएगा, मेरे किसी परीक्षण के अंतर्गत जब संपूर्ण पाठ्यक्रम आ जाएगा, वह परीक्षण व्यापक और उसका गुण व्यापक था। चीजों को समझ रहे होंगे, उद्देश्य पूरा हो रहा है। जब मैं एक और चीज, वस्तुनिष्ठता समझना, तब लिखेंगे बातों को। जब मैं कोई परीक्षण बना दिया, उसे मैंने पैकिंग भी अच्छी कर दी, और आपके सामने मैं उसे ओपन कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं देख लो, बंद है। लेकिन आपको एक खबर लगी कि पेपर तो आउट हो गया। पेपर आउट होने के बाद चाहे प्रश्न पत्र सरल था या कठिन था या सिलेबस से बाहर था, आप कहते हो जी गुरुजी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। किसी भी गुरुजी के द्वारा बालक को उत्तर बता देने पर जांच ही निश्चित नहीं हुई, आपने देखा कि रिजल्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का पहला स्थान आ जाना जो विद्यालय में आया, आपके मन में भी शंका उत्पन्न होना के लिए चाहिए निष्पक्ष जांच। और ये सारी चीज जब होगी जब हमें किसी पर होगा पास। आप क्यों आ रहे हैं यहाँ, हम क्यों आ रहे हैं यहाँ, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले भी आप सब अब भी, चलो तो कुछ बातें लिख, कब आएगा। एक पहली लाइन में लिखना अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं जो आपने डाल दी, उनमें लिखना तकनीकी, पहली लाइन से लिखना तकनीकी या वैज्ञानिक विशेषताओं में निम्न विशेषताएं आती है। चलिए भी कौन कौन सी आती है और कौन सी। एक, तकनीकी या वैज्ञानिक विशेषताओं में निम्न विशेषताएं आती है। तकनीकी या वैज्ञानिक विशेषताओं में निम्न विशेषताएं आती है। और एक वैधता, केवल एक लाइन में हम इनकी संख्या लिखेंगे कौन कौन। वैधता, दूसरी विश्वसनीयता, तीसरी वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकरण, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदीकरण, व्यापकता, मानक, उपयोगिता, मानक, उपयोगिता, उद्देश्य केंद्रित, योग्यता,
उद्देश्य केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। अगली व्यवहारिकता, वित्त व्ययी, व्यवहारिकता, वित्त व्ययी। अब यदि प्रश्न पत्र में हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, हमारे पास ये विकल्प है, इनमें से जो 3 आएंगे वो विशेषताएं हैं और चौथा नहीं वाला। ये ऐसे प्रश्न बनेगा तो हम कर देंगे कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं ये हैं। चलो अब लिखना नंबर 1 डाल के वैध, नंबर 1 डाल के लिखना वैध, वैलिडिटी, बिना वैलिडिटी के कोई काम नहीं। चलिए लिखना, एक परीक्षण का, एक परीक्षण का वह गुण जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह परीक्षण वैध, वह परीक्षण वैध एवं उसमें पाए जाने वाला यह गुण वैधता कहलाता, उसमें पाए जाने वाला यह गुण वैधता कहलाता। समझ गए ना हम लोग? जिस उद्देश्य के लिए कोई चीज बनाई है, आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, कि मत सोच तेरे सपने क्यों पूरे नहीं होते, मत वाले इंसानों के इरादे कभी अधूरे नहीं होते, इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, सपना आपका पूरा होगा। तो इसी के लिए जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो परीक्षण वैध और उसका गुण वैध। दूसरी बात लिखना, विश्वसनीय, दूसरा गुण। और भी एक उदाहरण से मैं समझाऊं, जैसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर, मैं आपके लिए एसएससी जीडी, मैं आपके लिए रीट के पाठ्यक्रम का सिलेबस पर आधारित पेपर दे दूं, इस पूरा थोड़ी जिसके हैं, जैसे आप मैथ साइंस से हैं, आप एसएसटी से हैं, और मैं आपको इंग्लिश का एक प्रश्न पत्र दे दूं, जिस उद्देश्य के लिए। चलिए भाई लिखना, जब एक बालक के द्वारा दी गई परीक्षा की, जब एक बालक के द्वारा दी गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच विभिन्न शिक्षकों के द्वारा, विभिन्न शिक्षकों के द्वारा किए जाने पर, शिक्षकों के द्वारा किए जाने पर प्राप्त किए गए अंकों का, प्राप्त किए गए अंकों का अंतर सदैव समान आए, प्राप्त किए गए अंकों का अंतर सदैव, जो डिफरेंट है, जो अंतर है वो कैसा आए, समान, समान आए, तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय, तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय एवं, ऐसा परीक्षण विश्वसनीय एवं परीक्षण का यह गुण विश्वसनीयता कहलाता, विश्वसनीय कहलाता।
परीक्षण विश्वसनीय है और उसका यह गुण विश्वसनीय। अगली बात इसी में लिख, जो 2016 रीट में पूछी गई, लिखना इसी में लिखना, विश्वसनीयता कहलाता है, बोले ना आगे लिखना। अगली बात, विश्वसनीयता के द्वारा ही परीक्षण में, विश्वसनीयता के द्वारा ही परीक्षण में स्थिरता रहती है। स्थिरता का मतलब है स्थायित्व। क्या रहती है? स्थिरता। अब पूछिए आपसे कि वह कौन सा गुण है जो परीक्षण में स्थिरता लाए, स्थायित्व पैदा करे, जो रोके तो विश्वास। सर आपका आ गया। अगली बात लिख, क्या रह रहा है? स्थायित्व। अगली इसी में बात लिख, विश्वसनीयता से अभिप्राय, विश्वसनीयता से अभिप्राय, अभिप्राय कहते आशय, विश्वसनीयता से अभिप्राय प्राप्तांकों की, प्राप्तांकों की बारंबारता से होता, बारंबारता से। बारंबारता कहते हैं किसी भी अंक का बार बार, बहुलक माध्य का बारंबारता। इसी की देन तो आज हम यहाँ खड़े हैं, असली में इसी ने पास करवाया था। भूल गए तुम? गणित हम सोच रहे थे पीछा छोड़ देंगे, गणनाओं का शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधान के बारे में दो मनोवैज्ञानिक, एक तो गणित के बारे में है गिब्स जो दे रहा है टिप्स, गणित एक भाषा है, और एक योग। ये मनोवैज्ञानिक जो एक बात कह रहा है कि गणित में संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर ने लिख दिया, लेकिन जॉन लॉक कह रहा था तर्क करने की। बेंजामिन पियर्स कह रहा था कि पियर्स साबुन लगाने से चेहरे पर निखार आता है, गणित में। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे जब हम गणित की शिक्षण विधियां, तो तब तक आप लोग रहिए मस्त व्यस्त, हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और सारी चीजें नोटबुक से ही आएंगी। ये भी ज्यादा रहा, चलिए भाई, क्योंकि आप लोग जितने जिद्दी हैं कहीं ज्यादा जिद में भी रख, और जब तक हम लोग जिद्दी नहीं बनेंगे सफलता हमारे कर, कि हम सबसे अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। सिलेक्शन तो हो ही रहा है, तो ना सिलेक्शन होने से पहले को ऐसा लगे पता नहीं क्या करेगा, और इसलिए आप लोग शांत रहें, संयम में रहें, सब कुछ अच्छा होने वाला। और जल्दी, लोगों का तो वक्त बदला था, तुम्हारा दौर आने वाला। लोग आपने सुना ही था, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मुझे आपके चेहरे देखकर एक बात याद आती है कि ना आपके चेहरे पर सोने की चमक है, ना हीरे की चमक है, सीना तान के कह सकता हूं आप सभी के चेहरे पर पसीने, जब तक पसीना बहाएगा नहीं तब तक आपका काम चलेगा। चलिए देखिए, लिखना दूसरी बात, अभिप्राय प्राप्तांकों की क्या है? बारंबार। इसमें तीसरी बात लिख, यह एक परीक्षण का सर्वाधिक वांछनीय गुण है, जिसमें सभी गुण आ जाएं। ऐसा गुण है वांछनीय, और हमारा व्यक्तित्व भी वांछनीय। सर्वाधिक कैसा गुण है? वांछनीय। इंजेंक जो स्तर बता रहा था व्यक्तित्व को, बड़ा होगा, सर्वाधिक वांछनीय गुण है, ठीक है। सभी विशेषताएं उसमें आ रही हैं, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं तब तक कोई बात नहीं। बात का मतलब जब तक आपको यही नहीं पता कि पेपर बार आउट नहीं होगा, क्या होगा, आपके मन में एक ही बात हो, पेपर तो आउट होगा, चाहे पेपर सरल आए कठिन आ जाए, दिमाग में बात चलेगी क्या होगा। तो दूसरी एक विशेषता लिखना अगली, व्यापकता। अगली लिखना व्यापकता। नाम से ही पता चल रहा है व्यापकता में
व्यापकता। व्यापक का मतलब है बड़ा। अब मैं एक शब्द लिख लूं, संपूर्ण पाठ्यक्रम। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने अंदर आ जाए। संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या हो? समावेश। अब ये कैसे होगा? तो चीजें सुनना। मैंने आपसे कह दिया कि हमारे कल यूनिट 1 का टेस्ट होगा, तो मैं यूनिट 1 से पूरे बिंदुओं से आपको प्रश्न दूंगा। आप कहेंगे हर जगह से प्रश्न। आपने निबंधात्मक प्रश्न देखा, मैं एक प्रश्न दो, 1857 की क्रांति पर लेख लिखी। आप केवल 1857 की क्रांति पर, लेकिन मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, पेपर बना रहा हूं, जिसमें 1857 की क्रांति से पहला प्रश्न विद्रोह का हुआ, दूसरा प्रश्न केंद्र कौन था, छावनियां कितनी थी, कोटा में विद्रोह कौन करेगा, और सबसे पहले जैसे जो भी है क्या रहा कारण, फिर नदियां, समुद्र, महल, इनसे भी प्रश्न आपके। और भी बात करूं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, सभी से प्रश्न, मुहावरे, लोकोक्ति, पूरी छवि दिखा। बंधात्मक प्रश्न में तो छवि थी, वो कौन सी? यानी कि 1857 की क्रांति पर लेख लिखिए या और भी। तो बताओ, संपूर्ण पाठ्यक्रम आ गया। इसी की बात एक मनोवैज्ञानिक है माइकेल्स, और माइकेल्स इसकी तुलना केक की परत से करता है। जैसे केक में परतें होती है ना, बर्थडे वाला केक नहीं बनाया, ऐसे ही पाठ्यक्रम में अब एक प्रश्न बनेगा व्यापकता। यही मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक पढ़ेंगे CCE। CCE कंटिन्यूस कॉन्फर्मेशन एबोल्यूशन। CCE, सी का मतलब सतत, कंटिन्यूस लगातार, और एक है कॉम्प्रोमेसिव, यानी कि शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों गतिविधि व्यापक में आ जाए। प्रश्न पत्र 2018 में बात करूं 17 की ही, तो फरवरी में आयोजित हुआ, तो प्रश्न पत्र 2021 में पूछा था, व्यापकता के अंतर्गत नहीं आता प्रश्नों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उद्देश्यों की व्यापकता, उपरोक्त सभी आते। प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने रखेंगे हम, समय कितना दे रहे हैं, उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। पूरे ही प्रश्न पत्र के प्रश्न कठिन दे दिए, कुछ औसत प्रश्न देते हैं। आपने एक ब्लूप्रिंट देखा होगा जिसे हम पढ़ेंगे, नील पत्र, इतने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, इतने बड़े प्रश्न आएंगे, इस यूनिट से इतने प्रश्न आएंगे, आका तैयार किया, तब जाकर आपका एक ही टॉपिक से पूरे प्रश्न दे दिए, तो वो कमजोर, या उसने नहीं पढ़ा हो, तो ये सारी चीज तो लिखना व्यापकता। एक परीक्षण का वह गुण जो अपने अंदर, एक परीक्षण का वह गुण जो अपने अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम को समावेशित किए हुए होता है, अपने अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम को समावेशित किए हुए होता है, व्यापकता कहला। परीक्षण तो व्यापक है, लेकिन उसका गुण क्या कहला रहा? व्यापक। अपने अंदर समाहित किए हुए होता है, क्या कहलाता है? व्यापक। लिखना, माइकेल्स ने इसकी तुलना केक की परत से, केक में बहुत सारी परतें होती हैं, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम की बहुत सारी परतें, केक की परत से। चलिए भाई, अगली बात पे, अगली विशेषता आपकी वस्तुनिष्ठता। केक की परत से की है तुलना, वस्तुनिष्ठता। अब आपने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखे हैं जिनके निश्चित उत्तर होते हैं। ऐसे प्रश्न हमें रटने की प्रवृत्ति तो देते हैं, नकल की संभावना भी देते हैं, अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ा। एसएसटी सेकंड ग्रेड 2022 प्रश्न पत्र में आया प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य उपयोगिता का कारण क्या? कौन सा कथन इसके विषय में सही है?
अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। मेरे अनुसार बी है, सी भर दो। दूसरा, अनुमान के साथ साथ नकल की संभावना अधिक। आओ ना, सी भरूं, सी भरूं, भरूं, जल्दी बताएगा। रटने पर बल ये देते, प्रश्न पत्र का आकार बड़ा होता। लेकिन रीट 2016 आया हुआ प्रश्न, वो पूछा था वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी उपयोगिता का कारण क्या है। रटने से मुक्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, उपयुक्त दोनों, और इनमें से 2016 में आया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य उपयोगिता का उद्देश्य क्या है। रटने से मुक्ति, निष्पक्ष जांच, उपरोक्त दोनों, और इनमें से उपरोक्त दोनों मैंने जानबूझकर यह विकल्प रखा कि दोनों कहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नकल की संभावना को तो बढ़ाते और रटने पर तो बल देते। हमारे द्वारा एक छोटी सी बुक को रख लेना 20, आप भी मेरी तरह ही होंगे, उस प्रश्न पत्र को करने से पहले उस पर निशान लगा लेते। बार बार पीछे कौन ध्यान देगा, इस पे बी है, इस पे सी है, इस पे डी है। रटने पर तो बल दे रहे। याद रखना, निष्पक्ष जांच, मैं पहले ही बात कर चुका हूं, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता पर आधारित। मैंने कहा आप पूरे मनोयोग के साथ मेरे साथ बैठेंगे, तुरंत याद। एक परीक्षण जिसमें निश्चित उत्तर होता है और आपके संबंध जब हमारी परीक्षा पर ना पड़े, मैं आप एक पेपर दे रहे हो और मैं एक वीक्षक का काम कर रहा हूं और मैं आपको कोई चीज ना बताऊं और एक निष्पक्षता के साथ आपकी परीक्षा लूं, तो वो कौन सा गुण हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता। जहां एक निश्चित उत्तर हो, सटीक उत्तर हो, नकल की संभावना ना हो और विद्यार्थी और अध्यापक के संबंध से प्रभावित ना करें, गुण क्या कहलाए? आपकी वस्तुनिष्ठता। तभी तो मूल्यांकन आधारित होगा। इसलिए लिखना एक सटीक उत्तर होगा। इससे पहले, लिखने से पहले लिखना आप लोग एक परीक्षण का वह गुण जिसमें अध्यापक एवं छात्र दोनों के, अध्यापक एवं छात्र दोनों के व्यक्तिगत संबंध, अध्यापक एवं छात्र दोनों के व्यक्तिगत संबंध परीक्षण पर अपना प्रभाव नहीं डालते, तो परीक्षा का ये गुण अपना प्रभाव नहीं डालते, तो परीक्षा का ये गुण वस्तुनिष्ठता कहलाता। वस्तुनिष्ठता कहलाता। वस्तुनिष्ठता। अब ये बात भी नहीं समझे हम लोग, तो दूसरी बात लिख। जहां प्रश्न का एक निश्चित, जहां प्रश्न का एक निश्चित, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है ना, सटीक, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए। जहां प्रश्न का एक निश्चित और सटीक उत्तर होता है, जहां प्रश्न का एक निश्चित एवं सटीक उत्तर होता है, वह गुण वस्तुनिष्ठता कहलाता। वह गुण वस्तुनिष्ठता कहलाता। अगले गुण पे बात कर, विभेदीकरण। अब यहां से प्रश्न अपने आप हो रहा है। बी मीने विशेष, भेद मीने अंतर। विशेष अंतर, दो शब्द है, एक तो है बी और एक है भेद। भेद का शाब्दिक अर्थ है अंतर और बी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेष। विशेष अर्थ में इसका अर्थ लिया जाता है। हिंदी के उपसर्गों में जब आपने पढ़ा होगा, विशेष प्रकार का अंतर जो परीक्षण पैदा करेगा, उस परीक्षण को विभिन्न। एक प्रश्न पत्र आपको
मिलेगा और उसमें एक प्रश्न मिलेगा, वेदीकरण परीक्षा अंतर करती केवल प्रतिभाशाली में, केवल प्रतिभाशाली में, मंदबुद्धि में, यानी कि पिछड़े बालक में, पिछड़े बालक में, और डी उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त सभी में। बताइए क्या रहेगा इसका उत्तर? डी रहेगा ना, क्योंकि देखिए कौन प्रतिभाशाली है? अब हम सभी समान हैं। जब तक मैं आपसे कोई प्रश्न ना पूछूंगा तब तक मुझे पता कैसे चले? क्योंकि प्रतिभाशाली में केवल और केवल कौन सा चिंतन है? अभिशाली। वो एक निश्चित उत्तर दे रहा। लेकिन कुछ विद्यार्थी हमने अधिगम में पढ़ लिया कि अधिगम एक अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है, लेकिन निष्पादन से भिन्न। उत्पादन, परफॉर्मेंस। कुछ विद्यार्थी कक्षा में ना बोल पाए लेकिन वो लिख देते। मैं एक कविता आपसे पूछूं, उस कविता को कोई बालक यहाँ सुना ना पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सीख नहीं ली। मेरा मंच पर आकर के घबरा जाना, भूल जाना, मेरा आपको कैसे अपनी विषय को प्रस्तुत करना है तो है, क्योंकि हमने पढ़ लिया पाठ योजना की आत्मा प्रस्तुतिकरण है। जब तक आप अपने ज्ञान को प्रस्तुत नहीं करोगे तब तक। इसलिए याद रखना, निष्पादन कहते हैं परफॉर्मेंस, उपलब्धि। कम मान लिया जाता। हनुमान जी वाली कहानी, जब सीता माँ का हरण हो गया तो लोग ये कह रहे थे बहुत से बानर कि मुझे पता चल जाए माता यहाँ है तो मैं अभी ले आऊं, ये ले आऊं। हाँ जी बिल्कुल शांत खड़े हुए। ब्राह्मण जी जाकर बोले, ये पवन सुत किस बात की चिंतन मनन में आप डूबे? अब तो परम यानी कि बलशाली हो आप में वो तेज है। पता है नल और नील जब राम नाम का पत्थर पानी में डाल रहे थे, पत्थर कर रहा, ये बात जब लंकेश को पता चली, उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आप लंकेश लिख दीजिए, पानी में तैर जाए। रावण ने आकर ये चीज लिखी, ने कहा पत्थर से कि मैं नाम लिख रहा हूं लंकेश, पर तुझे कसम है राम की। ये चीज है जब विश्वास होता है कि नाम तो लिख रहा हूं लंकेश, लेकिन कसम दे रहा हूं, कसम हो रहा, काम ना बने ऐसी बात है। ये चीज यहाँ थी, तो इसलिए जो अब सारी चिंतन सभी में अंतर करेंगे हम। एक चीज पिछली बार ही पेपर में आया, विभेदीकरण वह परीक्षा जो प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि, सृजनशील सभी प्रकार के घटकों में अंतर स्थापित करती हो, वह कौन सी? केवल प्रतिभाशाली नहीं, प्रतिभाशाली के साथ साथ हमें मंदबुद्धि का भी तो पता चल रहा, क्योंकि ये जन्मजात है। के लिए हम लोग शिक्षण की एक व्यवस्था करेंगे, जिन्हें हम अगले टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे, निदान और उपचार। हम एक चीज करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं उपलब्धि। उस टेस्ट से पता चलता है कितने लोगों के कम नंबर आए और कौन से लोगों को उपचार की आवश्यकता, या तो उन्होंने क्या नहीं ली रुचि, ये तो उनके विषय समझ में नहीं आया। हम सभी एक गुरुजी से पढ़ने वाले, बहुत से लोग टॉपर बन जाते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। असफल हुए व्यक्ति फिर कसम खाते हैं, बार तैयारी तो से नहीं, अनुभव से, बार थोड़ी कसम। तो वही तो चलो इसको लिखेंगे विवेक, है ना? क्योंकि मैं ज्यादा देर बात करता हूं आप मगन हो जाते हैं, कब लिखेंगे? लिखना तो विवेक, लिखना एक ऐसी परीक्षा का गुण, एक ऐसी परीक्षा का गुण जो कि प्रतिभाशाली। अभी आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं इस टॉपिक के बाद में, कोई सा भी पेपर का प्रश्न हो देखना है। एक परीक्षा का वह गुण जो कि प्रतिभाशाली, कौमा, मंदबुद्धि,
पिछड़े औसत, पिछड़े औसत, प्रतिभाशाली इत्यादि सभी प्रकार के, इत्यादि सभी प्रकार के बालकों में, इत्यादि सभी प्रकार के बालकों में अंतर स्थापित करती। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनशील सभी प्रकार के बालकों में अंतर स्थापित करती। किस नाम से जानी जाती है? विभेदीकरण, विभेदकारता कह लो, विभेदीकरण। दो शब्दों में याद रख सकते हैं। बी मीने विशेष, भेद मीने व्यापक का अर्थ है बड़ा, बड़े में सारी चीज। वैश्वीकरण, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार। पाठ्यक्रम की बात, विश्वास तो यानी कि वो चीज। वैद्य, वैद्य कौन होते हैं? जिनके पास उपकरण और वो होते हैं वैद्य जी, तो इसलिए बड़े, जो संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो। तो अगला एक गुण आपका है, ये 5 बातें हमने लिख ली। अब लिखना मानक, मानक। हम स्वर्णकार के पास गए, हम कोई चीज ले लेंगे तो आपके जो उपकरण है वो शुद्ध है या नहीं? एक पद्धति जो चलती है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? शुद्धता की बात को लिखना। एक परीक्षण का वह गुण जिसमें शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता पाई जाती, शुद्धता पाई जाती। स्टैंडर्ड मतलब मानक। एक परीक्षण का वह गुण जिसमें क्या पाई जाए? शुद्धता, शुद्धता पाई जाती है। अगला एक गुण है व्यावहारिकता। परीक्षा में प्रश्न तो वो 5 से पूछेगा, लेकिन कई बार पूछ ले व्यावहारिकता क्या है। कई बार हम चीजों को व्यावहारिक रूप में अपनाते हैं। याद कीजिए जब हमने प्रोजेक्ट मेथड को पढ़ा था, वहां एक व्यक्ति आ रहा था सोरेनसन। कोई भी आएगी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को लेंगे व्यवहार में और उसका निकले लिखना व्यवहारिक। एक परीक्षण का वह गुण जो व्यवहारिक रूप से, जो व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन की गतिविधियों पर, व्यवहारिक रूप से दैनिक जीवन की गतिविधियों पर आधारित हो। जैसे किसी से कोई चीज लेनी है, किसी को कोई चीज देनी है, दैनिक जीवन की गतिविधियों पर आधारित हो, उसका मापन करें, उसका मापन करें, व्यवहारिकता कहें। व्यवहारिक। अब एक गुण है उपयोगिता। अगर चीजें उपयोगी नहीं होंगी तो पढ़ेंगे क्यों? आपके कोई बिंदु सिलेबस में नहीं है तो उसे आप पढ़ेंगे क्यों? इसलिए जो चीज उपयोगी होगी, जैसे हमें खाना बनाना नहीं आता, साइकिल चलाना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो हम कोई चीज पढ़ कैसे, आगे बढ़ कैसे पाएंगे? इसलिए जो चीजें उपयोगी होंगी, केवल नाम याद रखने हैं इनके। मानक होती है मित व्यय। अब जितनी कम खर्चीली होगी तभी तो काम चलेगा। अब आप साधन ले लिए, संसाधन ले लिए, जो चीज, तो ये सारी चीज को आप केवल नाम लिखना, उपयोगिता और मित व्यय। समझ जाएंगे इतना कि मित व्यय मतलब कम खर्चीली हो, भले समझे नहीं तो ऐसे लिख ले, कम खर्च, कम खर्चीली होनी चाहिए। जो संसाधन या सामग्री आप काम में ले रहे हैं मापन के लिए, हम भी बड़ी परीक्षा का आयोजन ना कर कर हम मौखिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। बताओ, बड़ी परीक्षा का आयोजन करेंगे तो सेंटर की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट की जरूरत पड़ेगी,
टेस्ट के लिए पेपर बनवाना पड़ेगा और वीक्षकों की जरूरत पड़ेगी। बताओ तो ये सारी उपयोगिता। अब जो चीजें सिलेबस में उपयोगी है वही तो ले जाते हैं। आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, आप एक तो घर जाते हैं जब पूरा बैग ले जाते हैं। शादी में जा रहे हैं तो 3 चीजें कभी नहीं, कॉस्मेटिक क्रीम, एक मोबाइल का चार्जर, ये 2-3 चीजें हैं जो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला एक व्यक्ति उसके काम की, कभी तो आपकी तरह थोड़ी है घर जा रहे हैं फिर भी किताब जा रही है। फौजी नहीं देखा आपने, एक सम्मान करता हूं देश के उन भी, लेकिन उसके पीछे पट्टू रहे, ये चीज उसके सामने लग रही। आपके भी ये चीज है, तो ये सारी कई बार बहुत से लोग नहीं देखे आपने अपने परिवार में, बैग में कुछ नहीं लेकिन एक आदत की, यही चीज यहाँ थी। तो अब लिखना सामान्य विशेषताएं, याद रह जाएंगी, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता। चलिए नहीं याद रहे तो दोबारा बात। अब लिखना सामान्य विशेषताएं। मूल्यांकन की ये तो तकनीकी थी। प्रश्न पत्र में वो प्रश्न ऐसे भी बना सकता है, उपलब्धि परीक्षण की कौन सी है, निदानात्मक परीक्षण की कौन सी है। तो याद रखना बात एक ही है, कोई भी परीक्षण की वैधता पूछे, विश्वसनीयता पूछे, मूल्यांकन से ही प्रश्न उठा रहा है, नहीं घबरा जाए। ये तो उसने मूल्यांकन की ना पूछकर निदानात्मक की पूछ, निदान उपचार कोई भी चीज पूछे, बात मूल्य। मैंने एक शब्द कह दिया, एक परीक्षण की जो मापे उस। चलो लिखना सामान्य विशेषताओं में पहली पहली लिखना मूल्यांकन एक सुधारात्मक सुधारात्मक सामाजिक, मूल्यांकन एक सुधारात्मक, सुधार किया जाए जिसमें सुधारात्मक सामाजिक निर्माणात्मक, एक ही बात में लिखते, निर्माणात्मक मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक तथा निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रकृति का होता है। उपचारात्मक प्रकृति का होता है। ये उसकी कैसी विशेषता हो गई, सामान्य। के मूल्यांकन में सुधार होगा। आपकी रोज परीक्षा दें आप, अंक गलतियां सुधरेंगी, सामाजिक अपना पता चलेगा, निर्माण हम कुछ चीजें अर्जित कर रहे हैं, समय बच रहा है, स्पीड बढ़ रही है, प्रश्न पत्र समझ में आ रहा है, रचनात्मक है, फॉर्मेटिव। उसके बाद मात्रा, कितने अंक आए, कैसे गुण भी आया, निदान कमियां पता चल रही हैं, और कमियों का साथ साथ क्या हो रहा है, उपचार। उपचार जब हो रहा है तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ रहा है। अगली बात लिखना, यह व्यापक होता है, व्यापक व्यापक होता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया, व्यापक है, लेकिन पहले लिख चुके हैं, सतत है, क्रमिक है। मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, समय लगेगा तो धन चाहिएगा, और धन के साथ में श्रम भी अधिक। मूल्यांकन में समय लगेगा, हम किसी के विषय में निर्णय एक साथ नहीं देते, क्योंकि साथियों पहले पढ़ चुके हैं, इसमें निर्णय कौन देते हैं, साक्ष्य, और साक्ष्य कहते हैं सबूत। मैं आपके पुराने रिकॉर्ड देखकर आपकी योग्यता का निर्धारण कर, आपकी इतनी परसेंटेज, इतनी ये चीज और इतनी ये चीज, साक्ष्यों के आधार पर क्या ले रहे हैं, बात को समझना। समय लग रहा है, धन लग रहा है, और श्रम मेहनत लग रही है, क्या इसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है? जी हाँ। मैं आपके रिकॉर्ड, आपकी ये चीज देखकर कि आप प्रतिभाशाली हैं लगे, क्योंकि व्यवहार पढ़ने में समय लगा,
मूल्यांकन में और एक उदाहरण दूं, मैं आपसे कहूँ आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 1 का पेपर देंगे और L2, कोई 2 पेपर एक साथ देगा, तो दोनों में से समय हमारा कॉन्फिडेंस गजब का है, हम ये थोड़ी कहेंगे दोनों दिलवा लो, पेपर ही तो देना। इससे आपके द्वारा लिया गया निर्णय, ये वाला छोड़ो या दूसरे वाला करो, पहले वाला किया सफल हो गए, निर्णय स्वयं। कुछ निर्णय हमें खुद लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही बात कि कदम जमते नहीं है, जमाना पड़ता है, कुछ मुकाम बनते नहीं, बनाना पड़ता। तो आपने निर्णय लिया ये कि मैं ये करूंगा और उसमें आप सफल हो गए, वही लूट। आप अगर असफल हो गए, क्योंकि हम पेपर देने के दौरान छोटे भाई से भी पूछते, तो बता कहां जाऊं क्या करूं। आपने एक गाना सुना होगा, कोई तो राह बता जा, कैसे जाऊं कहां जाऊं, तेरा हाथ साधन कर, ये सारी चीज देखी होगी। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, हम निर्णय नहीं कर पाते। और मैंने पहले भी कहा है, जिनके हौसले मजबूत होते हैं उनके फैसले मजबूत, लेना पड़ेगा निर्णय, वो पेपर दूं या ये पेपर दूं, वहां कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक साथ नहीं दे सकता, इधर गिरे तो कुआर इधर गिरे। मैं पढ़ाई के दौरान मम्मी में झगड़ा हो गया, मैडम भी नहीं, मैडम की ओर बोलेंगे कि मम्मी की ओर बोलेंगे, मैडम की ओर बोले तो मम्मी के बारे में लोग कहेंगे भूल गया माँ को, और मम्मी की ओर बोले और मैडम की ओर ना बोले तो मैडम बोलेगी कहाँ गई वो बातें और कसमें। तो ये चीज बेचारा क्या करे, वो दीना खलाल वो मर गया ना भाई, कि मैं किसकी ओर बोलूं, कि कोई तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब जब इसी को कहते हैं पृथक्करण, टेस्ट हो रहा है कि मैं तो नहीं दे रहा स्कूल में, कि मैं नहीं दे रहा, मैं सही हूं, तो ये चीज कहते हैं अस्वीकार करना। कैंसर के पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यह कहना, मरने वाला था ना, डॉक्टर ही परेशान है, वो बीमार है वो, इसलिए भाई साहब आपको समय, श्रम और धन, अगर आपका वक्त अच्छा हुआ, आपके हर फैसले, आप घर से निकले बस स्टैंड पर, पूरा मन है कि हम वहां जा रहे हैं पेपर दे, लेकिन आंख परिवर्तित हुआ और मन दूसरी जगह। अब कोई गलत करने थोड़ी जा रहे हैं, लेकिन गलत जब हो जाते हैं और प्रश्न पत्र जब दूसरे लोग मिलाते हैं बाहर वाले, रहने दे ये भी गलत कर, ये भी गलत करके आ गया और ये गलत कर। हमारी माँ का ये कहना, मेरी जगह मैं जाती ना लाला, एक भी प्रश्न नहीं छोड़। हमारे पापा के द्वारा भी ये कहना कि ये तो मैं पहले कर देता बिना पढ़े, यही चीज है। तो ये सारी चीज, समय अधिक लगेगा, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेंगे, कोई चीज मूल्यांकन की कैसी विशेषता कहना सामान्य। मैं आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं, सामान्य विशेषता भी आप समझ पाए, क्योंकि इसमें हम साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, कृति व्यापक होगी, प्रेमिक होगी, निदानात्मक होगी, उपचारात्मक होगी। पेपर में प्रश्न बने कि मूल्यांकन की प्रकृति सदैव होती है निदान और उपचार वाली, क्योंकि कमियां देख रहे हैं उनका उपचार कर, मात्रा देख रहे हैं उनके गुण देख रहे हैं, व्यापक है, सतत है और क्रमिक चलती है। अब आगे की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप डालना मूल्यांकन की, मापन की विधि, मूल्यांकन की विधि, बातें तो समझ में आ रही होंगी, और कोई बात नहीं आई होगी, ये तो आ गई किसकी ओर बोलेंगे। चलो, मूल्यांकन की विधि, चार्ट बनाना। मूल्यांकन की विधियां हैं 2 प्रकार, एक तो आपकी है अंकात्मक, एक आपकी कौन सी है अंकात्मक, जिन्हें आप कहते हैं परिणामात्मक, 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 ठीक है ना। अब सुनना, इस अंकात्मक जो विधियां हैं उनमें कौन कौन सी आई इसमें,
एक आपकी आएगी लिखित परीक्षा। क्या आएगी? लिखित परीक्षा। एक आपकी कौन सी आएगी? मौखिक परीक्षा। कौन सी आ रही है? मौखिक परीक्षा। यहां से समझना बातों को। और एक आपकी कौन सी? प्रायोगिक। प्रायोगिक क्या है? परीक्षा। अब इधर बात कर, अंकात्मक परीक्षा में हम अंक देंगे। लिखित टेस्ट ले रहे हैं, अंक मिल रहे हैं। ओरल मौखिक टेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल ले रहे हैं, तो आपके क्या है? अंक। तीनों में आपके अंक मिल रहे। दूसरी विधियां आपकी गुणात्मक। और गुणात्मक विधियों में मैंने पहले भी आपको बता दिया, बालक के व्यवहार का अध्ययन, के व्यवहार में पाए जाने वाली विशेषताओं को हम लोग देखें। इनमें आपके कौन कौन सी आएंगी? इनमें आपके आएंगी एक तो यानी कि प्रश्नावली, साक्षात्कार, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास, इसके अलावा आपका आएगा घटनाव्रत, इसके बाद आएगी जांच सूची। ऐसे करके इनको बांटेंगे। और मैं सीधे बात कहूं, इन तीन को छोड़कर जो भी विधि आएगी वो कौन से में आएगी? अब बात यहीं तक होती तो अच्छा रहता, बात बढ़ गई। अब लिखित परीक्षा में भी प्रश्न पूछे तो लिखित परीक्षा में जो प्रश्न है वो 4। जहां से समझना चार्ट को, दोबारा देखना। अंकात्मक विधियां 3 प्रकार की, एक लिखित, एक मौखिक, एक प्रायोगिक। वहां तक समझ गए ना? वहां आपकी गुणात्मक। अब उस चीज को भूल जाइए अभी केवल आप इसी पे ध्यान दें। अंकात्मक विधियों में प्रश्न है 4 प्रकार। प्रश्न कितने हैं आपके लिखित परीक्षा में? 4 प्रकार। मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला वस्तुनिष्ठ, केवल नाम लिख रहा हूं अभी। दूसरा आपका है एक वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आपका लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, और एक है अति लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, और एक आपका कौन सा है? यानी निबंधात्मक। कौन सा हो गया? निबंधात्मक। यदि हमसे पेपर में प्रश्न पूछे लिखित परीक्षा में मुख्यतः कितने प्रकार के प्रश्न हैं? 2, एक और आपके सामान्यतः पूछेगा, सामान्यतः उत्तर दे तो 4 हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक। निबंधात्मक वे प्रश्न जिनमें प्रश्न उत्तर देने की प्राथमिकता 300, 400, 500, मैं कहूं 3 से 4 पेज, जहां एक निश्चित उत्तर हो और उत्तर के बारे में विस्तृत वर्णन की अनुमति ना हो, वह कौन सी परीक्षा? वस्तुनिष्ठ। लेकिन जहां 25 से लेकर 50 शब्द या 35 या 40 शब्दों में उत्तर होगा, जिन्हें हम लघुत्तरात्मक, 5 से 10 शब्द या 10 से 15, एक लाइन में मैं बात करूं 1 से 1.5 लाइन, तो वह अति लघुत्तरात्मक। तो आप समझ रहे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आगे बांट, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं यहां बांटूं, मैं आपके विकल्प वाले प्रश्न याद रखना। 2016 में पूछा मिलान वाले प्रश्न में आएंगे, तो वस्तुनिष्ठ में विकल्प वाले, रिक्त स्थान वाले, उसके बाद में बेमेल छांटिए, सजातीय कीजिए, सत्य असत्य, हाँ और ना वाली। पेपर में प्रश्न बनेगा मूल्यांकन के ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार हम पहले पढ़ चुके। तो ये चीज देखना, ज्ञान कितने प्रकार का है? 2। ज्ञान कितने प्रकार का है? 2। अब ज्ञान 2 प्रकार का है, पेपर बनाने वाला कैसे भी प्रश्न दे दे, आप समझना। जब वो ऐसे प्रश्न ना दे तो प्रश्न दे, प्रश्न जरूर आएगा यहां से। क्योंकि कोई सा भी रीट का पेपर आप लोग देख लीजिए, 2012 से लेकर 11 से
और आप 22 और 23 तक की यात्रा में चले जाइए, हमेशा प्रश्न। सेकंड ग्रेड में पिछली बार ही पूछा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनुमान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, एसएसटी। नकल की संभावना अधिक पाई जाती है, प्रश्न एक निश्चित उत्तर देते। अब सुनना, ज्ञान दो प्रकार का, एक प्रत्यय अभिज्ञान। आप थोड़ा पीछे जाइए, जब आप पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना में हम 6 उद्देश्य लिखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और रुचि। विद्यार्थी इस विषय के विषय में अपना प्रत्यय विज्ञान, संधि के विषय में प्रत्यय विज्ञान। प्रत्यय विज्ञान का मतलब वह ज्ञान जो बालक को स्वतः ही आता, विकल्प देखा और आपने उत्तर, प्रत्यय विज्ञान। दूसरा है प्रत्यय स्मरण ज्ञान। प्रत्यय स्मरण ज्ञान वह ज्ञान जो हमारी स्मृति पर आधारित हो। जैसे आपका प्रश्न पत्र करना और प्रश्न का पूरा ही चित्र आपके दिमाग में आना, लेकिन जो पेपर में पूछा याद ना, जो डेट आपसे बाद में साथियों के द्वारा कहने पर उसका याद। अब भी वो प्रश्न दो प्रकार से यहां बना देगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न किस में आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो प्रकार के हैं, प्रत्यय विज्ञान और प्रत्यय स्मरण। लेकिन वो प्रश्न पूछेगा रिक्त स्थान की पूर्ति की, हमारा देश खाली जगह आ जाते। आपकी और मेरी माँ की एक बात अच्छी है कि कभी प्रेम, जब आपको गुस्सा आता है आप खाली जगह चले जाते, पढ़ने, दौड़ने, मरने में जाते। अब इसलिए विकल्प पर निर्भर करेगा ये चीज, रिक्त स्थान की पूर्ति की। हम थोड़ा सा रुकते हैं, इसलिए इसमें आपके देखिए विकल्प वाले प्रश्न, विकल्प देखा और तुरंत उत्तर आ गया। सत्य सत्य वाले प्रश्न, हाँ और ना वाले प्रश्न मेल छाट। आपने कभी रीजनिंग पढ़ी होगी, जब हमने बहुत सारी पहेलियां पढ़ी, तीन चीजें जमीन के ऊपर हैं और एक जमीन, तीन खाने वाली हैं और एक नहीं, 3 महीने जिन 30 दिन वाले हैं, 36 या 28 का हो सकता, 3 पुरुष हैं एक महिला है, तो बेमेल छाटी। वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण, ये खाने का है, ये पहनने का है, ये मेरा नहीं है, ये दूसरों का है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बांटना, वर्गीकरण। अब एक और चीज, उसके साथ साथ आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसी एक परीक्षा जिसमें विकल्प वाले प्रश्न, सत्य सत्य वाले प्रश्न हो, बेमेल छाट, वर्गीकरण कीजिए, वस्तुनिष्ठ कहलाती है। अब देखिए ने पूरी चीज पेपर में ही दे, हम तो अब यहाँ याद करके जा रहे थे, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, बेमेल छांटिए, वर्गीकरण कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति की। ऐसी परीक्षा वस्तुनिष्ठ है और ऐसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। लेकिन ये कथन किसका है, तो उसने अलग नई रामायण दे दी, गुण का। इससे पहले पढ़ चुके हैं, गुण कह रहा है किसी वस्तु की ठीक प्रकार से जांच करना, ठीक प्रकार से। लेकिन जांचना मूल्यांकन का अर्थ नहीं था, मूल्यांकन का अर्थ था निर्णय। साथ साथ एक चीज ये और याद रखना, कार्य को प्रारंभ करेंगे, जारी रखेंगे और नियंत्रित रखेंगे कि मोटिवेट उड़ के, तीनों ही बातें आ सकती हैं। 2016 में पूछा जा चुका है, शाब्दिक अर्थ ठीक प्रकार से जांचना मूल्यांकन है गुण। जब एक परीक्षा में विकल्प वाले प्रश्न, मेल वाले प्रश्न हो, मिलान वाले प्रश्न हो, वर्गीकरण वाले प्रश्न हो, सभी में अंतर स्थापित करने वाले हो, परीक्षण वस्तुनिष्ठ, और ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी, वस्तुनिष्ठ। अब आगे मैं अपनी चर्चा को बढ़ा। पहला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन बनाए, प्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण, पेपर में प्रश्न बने। पहला वस्तुनिष्ठ परीक्षण 1845 और एक मनोवैज्ञानिक है होरास में। क्योंकि हर बार प्रश्नों की कठिनाई बढ़ रही है, हम ये नहीं मान सकते कि 4 प्रकार के प्रश्न,
लेकिन अगला प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा के दोष को हमें दूर करना है, तो हम कैसे प्रश्नों को चुनेंगे? वस्तुनिष्ठ। कैसे प्रश्नों को चुनेंगे? वस्तुनिष्ठ। क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा में सबसे बड़ा दोष है विश्वसनीयता। अभी पढ़ के आए हैं, उसमें प्राप्त किए गए अंक सदैव समान नहीं, अलग अलग वीक्षक अलग अलग अंक देते। कोई निबंधात्मक प्रश्न पर 3 अंक दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 0 दे रहा है, कोई 3। वस्तुनिष्ठ में एक निष्ठ। यहाँ हम लक्ष्य से भटक सकते हैं, यहाँ हम अपनी बातें जोड़ सकते हैं। व्याख्या में हम अपने मन से लिख देते थे, कवि का नाम और पाठ का नाम छोड़, ये कह रहा है उसके बाद ये कह रहा और ये, तो इनको दोबारा से आप लोग लिखना एक बार, मूल्यांकन चार्ट तो बना लिया होगा ना? चलिए, नहीं बनाया तो दोबारा लिख, क्योंकि